तो हम पिछले वीडियो में आपको ये बता रहे थे कि इसमें जो है हमारी जो प्राथमिक कुंडली है, इसके प्रत्येक फेरे में हमारा जो फ्लक्स बन रहा है वो मान लो फाई। क्या बनना है हमारा? फाई, प्रत्येक फेरे में। तो अब इसमें जो है इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में भी आपके जो है द्वितीय कुंडली है, उसके भी एक प्रत्येक फेरे में फ्लक्स फाई बनेगा। अब इसका मतलब टोटल इसमें जो हमारा प्राथमिक कुंडली में जो फाई पी होगा, अब इसमें कितने टर्न्स हैं आपके? एन पी टर्न्स हैं, और प्रत्येक फेरे में कितने फाई बनना है आपका? कितने फ्लक्स बनना है आपके? फाई। तो ये क्या हो गया आपका? फाई पी बराबर एन पी फाई। यानी पूरी प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो फ्लक्स बना वो क्या बना? एन पी फाई। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण, इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी बराबर माइनस डी आई पी अपॉन डी। यानी प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसकी परिभाषा सही है फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार। फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में बताया यदि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कब पैदा होता है? जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। तो E बराबर होता था माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ऐसे ही यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तुम्हारा, तो ये हो गया ई पी बराबर माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी। यहाँ पर फाई पी का मान रख लो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, अब एन पी को लिख दो आगे, एन पी डी फाई अपॉन डी टी। यानी आपका ये बन गया सीधा एक समीकरण ई पी बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। ये सब मान लो था, है ना। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली एक फेरे में तो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है आपका? फाई। क्या होता है? फाई। और इस कुंडली में कुल कितने फेरे हैं आपके? एन एस। तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा? एक टोटल फ्लक्स का मतलब हम कहेंगे यहाँ पर फाई एस बराबर एन एस फाई। यानी आपकी जो है केवल एक फेरे में फ्लक्स कितना होता है? फाई। और तुम्हारे पास कितने फेरे? एन एस। तो कुल फ्लक्स क्या हो गया? फाई एस। तो फाई एस बराबर हो गया एन एस फाई। ठीक है। अब लिखो इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण, इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एस बराबर माइनस डी आई एस अपॉन डी। अब यहाँ रख दो वैल्यू माइनस एन एस डी आई अपॉन डी टी, या इसको लिख दो ऐसे करके ई एस बराबर माइनस एन एस डी आई अपॉन डी टी इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को जो है सेकंड से डिवाइड करो, तो देखो समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर ये हो जाएगा ई पी अपॉन ई एस बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी अपॉन माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी कट गए, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया? ई पी अपॉन ई एस बराबर एन पी अपॉन एन एस।
एक संबंध हमारा यही बनाया ट्रांसफार्मर, यानी इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS। अब देखो इसमें आगे जो नीचे नोट में क्या है कि जैसे मान लो इसमें EP का मान अगर ग्रेटर है, अगर यहाँ पर हम जो है EP और NP की बात करते हैं तो EP का मान अगर ज़्यादा है तो उसमें जो है फेरों की संख्या NP, या ऐसे हम कहेंगे, हम पहले ये कहेंगे हम EP समानुपाती NP तथा PS समानुपाती NS। ये बात को समझ में, ठीक है ना। तो अब हमने बताया था कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये हमारा है ऊंचाई। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो NS है, NS इज ग्रेटर देन NP। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा है। तो अब ज्यादा है तो ये समानुपाती भी है इसके, इसका मतलब ये होगा कि ES इज ग्रेटर देन EP। ठीक है, ES इज ग्रेटर देन EP। तो इसका मतलब द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है NS का मान NP से, देख रहे हैं, NS का मान NP से ज्यादा है। द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक है, जिसके कारण, ठीक है, द्वितीय कुंडली के प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान प्राथमिक कुंडली के प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अधिक है। अतः इसमें क्या हुआ कि कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज बनता है, कम वोल्टेज अधिक वोल्टेज बनता है, ठीक है। तो कौन सा बन जाता है आपका एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जब हाई से यानी अधिक से कम होता है तो आपका क्या बन जाता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इस कुंडली में अगर यहाँ पर हम देते द्वितीय कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली में अगर फेरों की संख्या ज्यादा होती, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम होती, तो आपका बन जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसका हम लोग यहाँ गली मोहल्लों में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगर हमें प्राथमिक कुंडली को बनाना है, अगर हमें कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, द्वितीयक में ज़्यादा होगी। अगर आपको अपचाई बनाना है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, ठीक है। अगर हम जो है इस जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालना चाहें तो दक्षता को हम लोग कहते हैं ईटा। तो डालो हेडिंग ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखो, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात के बराबर होती है। निर्गत शक्ति यानी ईटा बराबर इसको ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा बराबर निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति, ठीक है। तो अगर ये शक्ति मान लो जितनी शक्ति बहुत कम लॉस हो रहा है,
तो हम कह सकते हैं निर्गत शक्ति को हम लोग क्या होता है, P बराबर बी आई होता है, P बराबर बी आई। तो निर्गत किससे हो रही है, द्वितीय कुंडली से हो रही है, तो इसकी क्या हो जाएगा, ई एस आई एस बराबर ई पी आई एस, ये भी शक्ति होगी। यहाँ ई का मतलब बी है, ई एस आई एस बराबर ई पी अपॉन आई एस, या हम कह सकते हैं ई एस अपॉन ई पी बराबर, ठीक है, ई एस अपॉन ई पी बराबर, ठीक है, आई एस अपॉन, नहीं यहाँ पी था, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आई पी अपॉन आई, ठीक है, ई एस अपॉन ई पी बराबर आई पी अपॉन ई एस। यानी अगर करंट ज़्यादा है तो ई एस हमारा कम होगा, ये विद्वान का संबंध हो गया। और ई एस अपॉन ई पी क्या है, एन पी अपॉन एन एस, तो ये बराबर हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस। यानी इस संबंध को और अच्छे लिखना चाहो आप ऐसे लिख सकते हैं, ई एस अपॉन ई पी बराबर एन पी अपॉन एन एस बराबर आई पी अपॉन आर। ये हमारा ट्रांसफार्मर होगा। इस प्रकार से हम जो है ट्रांसफार्मर की रचना, सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं।